पिछले 4 दशकों में बियर जंगलों में घूम घूम कर हमने देश में लुप्त हो रहे जानवरों पर अनेक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई हैं, पर हमारी हमेशा एक तमन्ना रही है आसमान से जंगलों के फिल्मांकन की। इसके लिए हमने चुना हॉट एयर बलून का रोमांचक और जोखिम भरा अभियान। आइए आप भी हमारे साथ इन अनोखे अभियानों पर। आज हम पहुंचे हैं राजस्थान के थार रेगिस्तान में। यहां हवाएं रेत के विशाल टीलों को बनाती और मिटाती रहती हैं। दूर दूर तक फैले इस वीरान इलाके में हमें हॉट एयर बलून से उड़ना है और देखना है कि किस तरह यहां के लोगों और खूबसूरत जीवों ने खुद को इस कठोर वातावरण में ढाल लिया है। थार मरुस्थल का डेजर्ट नेशनल पार्क पाकिस्तानी सीमा पर लगा है और करीब 3000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। बलून उड़ाने के लिए सुबह का समय सबसे अच्छा होता है। ऐसे समय में हवा शांत होती है, इसलिए सुबह के 5 बजे ही हम धानेली गांव की ओर निकल पड़े। सामान से लदी गाड़ियों के काफिले को इस रेतीले रास्ते से निकाल ले जाना आसान साबित नहीं हुआ। आज हवा शांत और मौसम ठंडा है। 77 साल के कैप्टन वासन हमें गुब्बारे में उड़ाने के लिए तैयार हैं। इस उम्र में भी उनमें नौजवानों वाली हिम्मत बरकरार है। उड़ान शुरू करने से पहले हवा का रुख जानना जरूरी है। यह सुनिश्चित करना था कि तेज हवा हमारे गुब्बारे को पाकिस्तानी सीमा की ओर या किसी वर्जित क्षेत्र में न ले जाए। हीलियम से भरे गुब्बारे ने हमें दिखाया कि आज हवा दक्षिण से उत्तर की तरफ है। डेजर्ट नेशनल पार्क में बसे 73 गांवों में लगभग 60,000 लोगों की आबादी है। पानी की बेहद कमी वाले इस बंजर इलाके में इनकी जिंदगी करीब 2 लाख पालतू पशुओं पर निर्भर है। धानेली गांव के बाहर रेत के टीले पर हमने बलून उड़ाने की तैयारी शुरू की। यहां टेलीफोन और बिजली की तारों के साथ साथ बड़े पेड़ों का कोई खतरा भी नहीं। गुब्बारे की टोकरी के ऊपर हमने एक छोटा कैमरा भी लगाया ताकि उड़ान के दौरान हमारी तस्वीरें मिल सकें। इधर हम जुटे हैं गुब्बारे को उड़ाने की तैयारी में और उधर गांव वाले अपने रोजमर्रा के काम में। बिजली और आधुनिक तकनीकी से दूर ये गांव
आज भी सदियों पुराने तौर तरीकों पर चल रहा है। पंखा हल्के नायलॉन से बने 77,000 क्यूबिक फीट वाले गुब्बारे को 10-12 मिनट में ठंडी हवा से भर देगा। फिर बर्नर की लपटें गुब्बारे की हवा को गर्म करके हल्का कर देती हैं, जिससे गुब्बारा ऊपर उठने लगता है। हमारा आधुनिक हॉट एयर बलून यहां के गांव वालों के लिए एक अजूबा है। अब गुब्बारा उड़ने के लिए तैयार है। इस छोटे से बलून में पायलट समेत 3 लोगों की जगह है। शुरू होता है थार रेगिस्तान का रोमांचक सफर। ऊपर से धानीली गांव वीरान सा दिख रहा था। गांव के सारे मवेशी दूर चरागाहों के लिए निकल चुके थे। पहली नजर में थार का रेगिस्तान बड़ा वीरान और नीरस सा लगता है, पर यहां 700 किस्म के पेड़ पौधे, 51 प्रजाति के रेंगने वाले जीव और 141 किस्म के पक्षी मिलते हैं। आश्चर्य तो यह है कि ये जीव जंतु इन कठोर परिस्थितियों और तपते तापमान में कैसे जीवित रह लेते हैं। नीचे दूर दूर तक फैला है ये दुनिया का 7वां सबसे बड़ा रेगिस्तान, जिसका केवल 10% हिस्सा ही रेतीला है। इसके निर्माण को लेकर वैज्ञानिकों में मतभेद है। कुछ मानते हैं कि यह इलाका कभी समुद्र का हिस्सा था। कुछ का कहना है कि धरती के भीतर भौगोलिक उथल-पुथल और पर्यावरण में बदलाव के कारण यहां की नदियां सूख गईं। सैटेलाइट से इस रेगिस्तान का नजारा बहुत अद्भुत दिखाई पड़ता है। इस एरिया में सबसे जो अहम चीज़ है इस एरिया की, वो इंडियन ग्रेट बस्टर्ड। और ये थार डेजर्ट सेंचुरी जो है वो चिंकारा जा रहा है, वो जा रहा है। यहाँ पे शॉट दे दिया उसने दौड़ के। तभी ठीक नीचे राजेश को नजर आया एक और चिंकारा और कैमरे में कैद हो गई सुबह की धूप में लंबी परछाई के साथ एक खूबसूरत तस्वीर। छोटे कद, गठीले बदन, घुमावदार सींग वाले चिंकारा ने रेगिस्तान के कठिन जीवन को अच्छी तरह अपना लिया है। वे कई दिन तक पानी पिए बिना जिंदा रह सकते हैं। आधा घंटा बीत चुका है। हमारी सपोर्ट टीम की निगाहें हमारे गुब्बारे पर टिकी थीं। महावीर कितने दूर है सुराश्री से हम? और वो जैसे तैसे ऊबड़ खाबड़ रास्तों से गुजरते हुए हमारे पीछे आ रहे थे। टेम्परेचर ऊपर चला गया है, तो इसलिए थोड़ा सा बलून ट्राइंग टू गो डाउन। अचानक हवा का रुख बदला और गुब्बारा तेजी से नीचे आने लगा। ये खतरनाक हो सकता है। पायलट ने गुब्बारे को जैसे तैसे फिर से संभाला और हम बाल बाल बच गए। रेगिस्तान में सवेरा होते ही तापमान बढ़ने लगता है और ऐसे में गुब्बारे को उड़ाने में मुश्किलें आती हैं। कैप्टन ने गुब्बारे को उतारने का फैसला किया। देखते ही देखते हमारी टोकरी बड़े झटके के साथ जमीन से जा टकराई। किसी तरह हमने अपने आप को और कैमरों को संभाला। कैप्टन गुब्बारे को नीचे गिराने में जुट गए। पहले तो टचडाउन वहां किया। हाँ, पहले वहां टचडाउन किया,
हाँ, यहाँ थोड़े से ड्रैग किया हुआ बास्केट ने। अच्छा, विंड की वजह से विंड की वजह से विंड चल पड़ी। अगर विंड नहीं होती तो तो ऐसे स्ट्रेट खड़ा होता है ऐसे आराम से, एंड क्लब्स भी नहीं होता, अच्छा। सीधा ही खड़ा रहता। कितना हमने डिस्टेंस कवर किया होगा मुझे पता नहीं है, लेकिन हमने 1 घंटा 10 मिनट की फ्लाइट की है। अच्छा, इसके लिए एक बात है कि बैकबोन 2 होनी चाहिए। हम अच्छे समय नीचे उतर आए। दिन के चढ़ते ही यहां तेज रेत भरी हवाएं चलने लगी थीं। गुब्बारे से गोडावण को न देख पाने से हम कुछ निराश तो थे, पर हमारे हौसले बरकरार थे। उसी की तलाश में हम निकल पड़े सुधाश्री के घास के मैदानों में, और साथ में है अनुभवी फॉरेस्ट गार्ड बोधराम। इसमें गोडाउन का टाइम है अभी जोड़ा बनाने का, और कोई खास तरह की आवाज करता रात में। जोर से भंगार करता है। मतलब करीबन 3-4 किलोमीटर तक वो आज सुनाई देती है। आखिरकार हमने ढूंढ ही लिया एक गोडावण, शायद नर है। गर्व से गर्दन ऊपर किए हुए वो हमसे दूर ही जा रहा है, शायद हमसे डर रहा है। गोडावण खाने में मौका परस्त होता है। गेहूं, चना, बेर आदि से लेकर ये सांप, बिच्छू, गिरगिट और कीट पतंगों को भी चट कर जाता है। आज की अच्छी शुरुआत ने हमें यकीन दिलाया कि आने वाले दिनों में गोडावण की अच्छी तस्वीरें ले सकेंगे। मॉनसून आसमान पर दस्तक दे रहा है। रेगिस्तान में बारिश बहुत कम होती है, लेकिन हल्की सी बारिश भी यहां की प्रकृति में रंग भर देती है। ये गोडावण के प्रणय का समय है। गोडावण के प्रजनन को बढ़ावा देने के लिए वन विभाग ने सुधाश्री में मवेशियों से बचाने के लिए घास के काफी बड़े क्षेत्र की घेराबंदी कर रखी है। यहां बारिशों में अच्छी घास उगाई है। ये देखिए, ये जो डीएनपी के एनक्लोजर्स हैं, ये बड़े बड़े अच्छे हैं। ये एक तरह से नर्सरी समझना चाहिए बस्टर्ड के ब्रीडिंग के लिए। ये सबसे अच्छा एरिया माना जाता है, और यहाँ पे कोई 20 साल पहले कोई अभी तक 10-15 बस्टर्ड देख लिए होते हैं। अभी हम लोगों ने देखे हैं, ये 2 फीमेल हैं, मतलब मदर एंड चिक है। आगे वाली मदर है और वो जो है इसी साल का बच्चा है, और ये जो है ये बहुत दिन तक अपने मदर के साथ रहता है और बिल्कुल बराबर चलेगा, ऑलमोस्ट जैसे साथ मिल के चलते हैं ना, जैसे बच्चा डिपेंडेंट है मदर पे। तो ये देखिए बिल्कुल बराबर ये सब एडल्ट मेल लगता है ये, और ये अगर एडल्ट मेल होता तो ये इस वक्त आजकल तो डिस्प्ले कर रहे हैं ज़्यादातर एडल्ट मेल, और ये जो एडल्ट मेल है सब एडल्ट मेल को भगा देते हैं। हाँ, अब देखिए उड़ गया वो, देखिए, और बहुत दूर तक उड़ जाते हैं कभी कभी, और कभी कभी बिल्कुल जो कोई नर गोडावण मादा को लुभाने के लिए बहुत आकर्षक प्रदर्शन करता है। क्या हम इसका फिल्मांकन कर सकेंगे? इसके लिए राजेश ने वाटर होल के नजदीक एक पुरानी हाइड में दिन भर बैठने का फैसला किया। उन्हें यह भी देखना होगा कि हाइड के भीतर कोई जहरीला सांप या बिच्छू ना छिपा हो। इतनी छोटी सी जगह में पूरा दिन गुजारना काफी कठिन होगा। तीन घंटे के इंतजार के बाद प्यास बुझाने के लिए सबसे पहले आया चिंकारा, फिर भटतीतर। यहां पानी अनमोल है। भीषण गर्मी में पानी के अभाव को दूर करने के लिए वन विभाग ने पानी की अनेक हौदियां बनाई हैं। अब बारी है नेवले की। आखिर एक नर गोडावण भी बड़ी शान से अपनी प्यास बुझाने पहुंचा।
ऊंची लंबी गर्दन और लंबे कद के कारण ये बैठकर ही पानी पीते हैं। तभी राजेश को दूर एक नर गोडावण अपने इलाके के ऊंचे टीले पर शानदार प्रदर्शन करता दिखाई दिया। इसमें जो मेटिंग चॉइस है वो फीमेल की है, तो फीमेल जो है वो डिफरेंट एरियाज में 5, 6, 10 फीमेल घूमती रहती हैं एंड दे मेट विद द पॉसिबली द बेस्ट मेल विच इज़ द मोस्ट अट्रैक्टिव फॉर द फीमेल। और उनको अट्रैक्ट करने के लिए इनकी एक यहाँ पे गुलार पाउच होता है सफ़ेद सा, वो लटकने लगता है और वो टेल को वो कॉक करते हैं और उसके बाद यूँ खड़े हो जाते हैं। बहुत ही, और दूर से ऐसा लगता है जैसे आदमी खड़ा हुआ है। और फिर वो आवाज़ निकालते हैं और वो आवाज़ बहुत लाउड नहीं है वो, बट इट इज़ फार कैरिंग, ऑलमोस्ट 1-1 किलोमीटर तक आवाज़ सुनाई देती है। और वो आवाज़ ऐसी होती है और बहुत दूर तक जाती है। और ये आवाज़ जो है ना, ये फीमेल को एक तो डिस्प्ले और ये आवाज़ वो अट्रैक्ट करती है। शाम की सुनहरी रोशनी में किसी राजकुमार जैसे चमकते इस नर गोडावण की प्रेम पुकार सुन ली गई है। 2 मादाएं उसकी तरफ खींची चली आई हैं। अब वो बड़ी शान से उनके पीछे चल पड़ा है। राजेश के लिए आज का दिन बड़ा शानदार रहा। मरुस्थल में बारिश की सौगात बहुत कम दिनों के लिए आती है। गिलहरी जैसे दिखने वाले इन गैब्रियल चूहों के लिए तो जैसे दावत का मौसम आ गया है। ठंड के मौसम में 4 महीने तक जमीन के अंदर हाइबरनेशन में रहने वाले स्पाइनी टेल लिजर्ड यानी सांडा कभी पानी नहीं पीते। हरी पत्तियों के खाने से ही इनकी पानी की जरूरत पूरी हो जाती है। आसमान में मंडराते बाज की नजर सांडे पर पड़ चुकी है, लेकिन अपने चौकन्नेपन के कारण इस बार वो बच गया। इस 2 मुँहे सांप यानी सैंड बोआ ने एक सांडा को कुंडली में धर दबोचा। इस छोटे से जीव को दम घोंटकर मारने और पूरी तरह निगलने की फिल्म बनाने के लिए हमें 1 घंटे से ज्यादा इंतजार करना पड़ा। पालतू जानवर भी यहां के पर्यावरण और भोजन क्रम का अहम हिस्सा हैं, लेकिन उनकी तादाद बेहिसाब बढ़ने के कारण प्राकृतिक भोजन क्रम का संतुलन बिगड़ रहा है। जानवरों का गोबर यहां के गॉब्रेलों यानी डंग बीटल को भरपूर खाना उपलब्ध कराता है। गॉब्रेलों के लिए ये एक बेशकीमती चीज है। इसे बचाने के लिए लुटेरों से जूझना भी पड़ता है। वे गोबर का एक गोला बना लेते हैं और फिर नर और मादा मिलकर उसे सुरक्षित जगह पर ले जाते हैं। गॉब्रेलों की फौज इस रेगिस्तान में सफाई कर्मचारियों जैसी है, जो पर्यावरण को साफ रखती है और जमीन की उर्वरता को बढ़ाती है। गोबर के गोले को गॉब्रेले नर्म जमीन में दबा देते हैं, जो एक तरफ तो कमी वाले दिनों में भोजन के काम आता है, दूसरी तरफ जमीन के अंदर जन्म लेने वाले उनके बच्चों का आश्रय बनता है। गोडावण तो बहुत ही इंडेंजर्ड इसलिए हो गया है कि एक तो घास के मैदान ख़त्म हो गए हैं और कोई ध्यान नहीं है। उसकी पोचिंग बहुत होती है और होती थी, जहाँ जहाँ गाड़ी चली गई वहाँ बस्टर्ड ख़त्म हो गए। ऊंट पर सवार होकर हम निकल पड़े
ऊंची घास वाले मैदानों में गोडावण के अंडे की तलाश में। गोडावण एक बार में सिर्फ एक अंडा देते हैं। वो वहां पड़ा है, गोडावण का अंडा, बिल्कुल खुली जगह पर, जैसे कोई पत्थर पड़ा हो। अंडे को शिकारियों से बचाने में उसका रंग बड़ा कारगर साबित होता है। खुली जगह, थोड़ी हार्ड जगह, हार्ड जगह। 45 दिन में अंडे से चूजा निकलता है। रेगिस्तान की ये चतुर लोमड़ी हमेशा ऐसे ही मौकों की फिराक में रहती है। अंडों को ज्यादा खतरा सफेद गिद्धों से है, जो अपनी पैनी निगाहों से अंडे को ढूंढ सकते हैं। गोडावण के अंडे का एक और खतरनाक दुश्मन है गोह। ये तो अंडे के काफी करीब पहुंच गई है। मादा गोडावण गोह का ध्यान हटाने की पूरी कोशिश कर रही है। अरे, गोह अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी की तरफ निकल गई। गोडावण के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। उसका अंडा बच गया, लेकिन उसका भविष्य अब भी खतरे में है। ये हम जानते हैं कि हर साल इसकी संख्या कम होती चली जा रही है और कुछ सेंचुरी जैसे करेरा बस्टर्ड सेंचुरी मध्य प्रदेश में, वहाँ से लुप्त हो गया। घाटी गांव में 2-3 रह गए हैं, वो भी मध्य प्रदेश में। सोरसन बस्टर्ड सेंचुरी बनाई थी बस्टर्ड के लिए, वहाँ से बस्टर्ड ख़त्म हो गया। तो हर जगह से ख़त्म हो गया ये तो। राजस्थान के इस बीहड़ इलाके में बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के डायरेक्टर डॉक्टर असद रहमानी और उनकी टीम पिछले 20 साल से गोडावण को बचाने की मुहिम में जुटी है। नमस्ते, कैसे हैं? ठीक है। और मनोज, ये देखिए, ये वाला, ये राजस्थान की क्या शान है, देखिए, हैं? देखो देखो, हिरण। ये राज्य पशु। गांव-गांव में घूमकर वे स्थानीय लोगों को गोडावण के महत्व के बारे में बताते हैं। नर की नस दौड़ी होती है। गोडावण को बचाने की उनकी मुहिम सिर्फ पक्षी की एक प्रजाति को बचाने की नहीं है। गोडावण हमारे पर्यावरण संतुलन की एक कड़ी है। हर गांव में संदेश देने के लिए कि गोडावण को मत मारो, गोडावण को मत मारो। गोडावण तभी बचेंगे जब घास के मैदान बचेंगे। घास के मैदानों में ही दूसरे जीवों का आसरा भी है और हमारा जीवन भी उस पर आश्रित है। हम समझ लीजिए कोई 20 साल से हम लोग गवर्नमेंट से कह रहे हैं कि जैसे हम लोगों का प्रोजेक्ट टाइगर है, प्रोजेक्ट एलिफेंट है, इसी तरह से प्रोजेक्ट बस्टर्ड हो। कंसर्टेड एक्शन होना चाहिए। ये नहीं कि आपने सेंचुरी बना दी और छोड़ दिया। तो प्रोजेक्ट बस्टर्ड जो है, प्रोजेक्ट बस्टर्ड हम लोग इसलिए नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ बस्टर्ड बचाएंगे, सारे ग्रासलैंड इकोसिस्टम बचेगा और बस्टर्ड को भी फायदा होगा, गांव वालों को भी फायदा होगा। ये तो बहुत कम है, ये तो हो सकता है 300 से 500 के पूरे दुनिया में हो। और अगर बस्टर्ड को अभी नहीं बचाया तो हो सकता है 5-10 साल में बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे या इतने रेयर हो जाएंगे कि फिर उनको बचाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। घास के मैदान में किसी शहंशाह की तरह विचरते इस गोडावण का भविष्य अब हमारे हाथ में है और इसे बचाने का समय निकलता जा रहा है। ये मानव जाति पर एक कलंक होगा अगर हम इस शानदार पक्षी को लुप्त होने से न बचा सके। तैयार रहिए अगले हफ्ते बेदी बंधुओं के साथ एक और दिलचस्प सफर के लिए।
मैं नरेश और मेरा छोटा भाई राजेश बेदी। हम लोग पिछले 30 साल से जंगली जानवरों पर फिल्में बना रहे हैं और उनकी फोटोग्राफी कर रहे हैं। अब हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं और इन जंगल की यात्राओं पर हमारे साथ चलते हैं। विजय मेरा बेटा और रश्मि राजेश जी की बेटी। आइए आप भी हमारे साथ चलें इन जंगल की यात्राओं पर। जंगल का राजा सिंह आज ये मुश्किल से 300 के आसपास बचे रह गए हैं। पूरी दुनिया में अफ्रीका के अलावा केवल भारत में गुजरात के गिर वनों में सिंह पाए जाते हैं। इस बार हमारी मंजिल है गिर वन, जो एशियाई सिंहों का आखिरी आश्रय रह गया है। अफ्रीका के जंगलों की तरह गिर का ये जंगल भी बहुत खुला और सूखा है। यहाँ टीक के पेड़, कटीली झाड़ियां और घास के मैदान हैं। गिर वन्य प्राणी अभयारण्य और नेशनल पार्क करीब 1500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। पहले ये इलाका जूनागढ़ रियासत का हिस्सा था। नवाब अपने खास मेहमानों को यहाँ शिकार की दावत दिया करते थे। सिंहों का शिकार करना फख्र की बात समझी जाती थी। बड़े नर सिंहों को चुन चुनकर निशाना बनाया जाता था। हालत यह हो गई कि 20वीं सदी के शुरू में सिंहों की संख्या सिर्फ 20 रह गई थी। सिंहों की घटती संख्या देखकर नवाब ने अपनी रियासत में उनके शिकार पर रोक लगा दी और सिंहों के संरक्षण के लिए अन्य कदम उठाए। मेल है ये? हाँ, ये मेल है। उधर से आए, ये साइड में आगे ये दोनों मेल। काफी दूर से आ रहे? कम से कम 10-12 किलोमीटर से ये रोड आते सीधा। अक्सर देखा गया है कि सिंह रात में काफी लंबी दूरी सड़क चलकर तय कर लेता है। सिंह का इलाका करीब 100 किलोमीटर तक हो सकता है, जबकि सिंहनी उससे आधे इलाके में ही दौड़ धूप कर पाती है। फॉरेस्ट गार्ड ने हमें रुकने का इशारा किया। शायद सिंह नजर आ गया है। दुनिया में यही अकेली जगह है जहां पैदल चलकर सिंहों को करीब से देखा जा सकता है। सिंह तो नहीं, लेकिन नजर आई एक सिंहनी। सिंहनी अपने बच्चों के साथ शिकार की टोह में बैठी थी। गर्मियों में सिंह पानी के गड्ढों या तालाबों के आसपास पेड़ों या चट्टानों के साए में रहा करते हैं। यहाँ और जानवर भी प्यास बुझाने आते हैं और सिंहों का शिकार बनते हैं। सिंहनी पानी की ओर बढ़ी। हम भी उसके पीछे हो लिए। सिंहनी के पीछे पीछे उसका दूसरा बच्चा पानी की ओर बढ़ा। उसे अजीब ढंग से चलते देखकर हमें कुछ आश्चर्य हुआ। सिंहों का पानी से ज्यादा लगाव नहीं होता। अन्य शेरों की तरह न तो वे पानी में बैठते हैं और न ही तैरने की कोशिश करते हैं। बच्चों की देखभाल का पूरा जिम्मा उसकी मां पर था। पता चला कि इस बच्चे को किसी बड़े सिंह ने उठाकर पटक दिया था, जिससे इसकी पीठ का पिछला हिस्सा अपाहिज हो गया। अब यह खुद शिकार नहीं कर सकता और पूरी तरह अपनी मां पर निर्भर है। मां खुद घायल है। उसे चोट या तो शिकार के दौरान या आपसी मुठभेड़ में लगी। सिंह घात लगाकर हमला करते हैं, न कि खुले में पीछा करते हुए शिकार पर झपटते हैं। उसके कान में टिक लगा हुआ है। ये दो राइट वाले में, एक लेफ्ट वाले में। ये बच्चे 1 साल के हैं। एक मादा, एक नर।
सिंघनी को अपनी ओर बढ़ते देखकर हम सभी चौकन्ने हो गए। वैसे तो गिर के सिंह पालतू जैसे लगते हैं, मगर पिछले कुछ सालों से ये आदमी पर भी हमला करने लगे हैं। शाम हो चली थी। इस समय घर लौटते इक्का दुक्का पालतू मवेशी को शिकार बनाना आसान होता है। सिंघनी तो दूर निकल गई, दोनों बच्चे अकेले रह गए। वन अधिकारी ऐसे ही मौके की ताक में थे। वे इलाज के लिए अपाहिज मादा बच्चे को पकड़ना चाहते थे, लेकिन पकड़ना तभी हो सकता था जब उसे बेहोश किया जाए। उन्होंने दवा सीरिंज में भरी और उसे खास बंदूक से दागने की तैयारी की। अब कोशिश ये थी कि किस तरह उस बच्चे को काफी पास तक लाया जाए ताकि ट्रैंक्विलाइजर गन दागी जा सके। बच्चे भूखे थे, इसलिए उन्हें लुभाने के लिए उन्होंने चारे के रूप में एक बकरे का इस्तेमाल किया। मगर वन अधिकारियों की आशा के विपरीत नर बच्चा चारे की ओर बढ़ा। मादा बच्चे ने चारे में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। ये भी हो सकता है कि आपका सरवाइव नहीं करे। हाँ, ये भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ तो सरवाइव ही नहीं करेगा, क्योंकि ये 2-3 फुट जाने के बाद गिर जाती है और कोई किल नहीं कर सकती वो लाइन। वन अधिकारी जिस मादा बच्चे को पकड़ना चाहते थे वो शिकार को दूर से देखता रहा और लगातार दूर जाता रहा। उनकी सारी तैयारी धरी की धरी रह गई। अगली सुबह हमने सिंघनी को नाले से होकर गुजरते देखा। शायद वो बच्चों की तलाश में थी। उसे पता था बच्चे भूखे हैं, इसलिए वो बड़ी बेसब्री से उनके इंतजार में थी। तभी हमारी निगाह झाड़ियों के बीच मालधारियों की एक भैंस पर पड़ी, जिसे सिंघनी ने शायद बड़े सवेरे ही मार गिराया था। वो उसे गिद्धों की नजर से बचाए रखना चाहती थी। गिर के सिंह ज्यादातर मालधारियों के मवेशियों को शिकार बनाया करते हैं, क्योंकि उन्हें दूसरे जंगली जानवरों को मारने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पीछे से गाना शुरू करेगा, पहले अंदर से सब जो भी गंद है, गोबर या जो भी है, उसको बाहर निकाल देगा। एक दो हल्का हो जाता है तब गाना शुरू करते हैं। हम उसे आराम से खाते रहने को छोड़कर आगे बढ़ने जा रहे थे। तभी हमारी जीप रेत में फंस गई। इधर गाड़ी का पहिया रेत में धंसता ही चला जा रहा था। जंपर से ऊपर उठ रही और सिंघनी लगातार हमारी ओर टकटकी लगाए हुए थी। खतरे के बावजूद हम बड़ी मुश्किल से जीप को सड़क पर ले ही आए। हमारे वहां से निकलते ही सिंघनी फिर अपने भोजन पर जुट गई। अफ्रीकी सिंहों के विपरीत गिर के सिंह अपने प्राकृतिक वास में आदमी की मौजूदगी को काफी हद तक झेल लेते हैं। मालधारी चरवाहे भी सिंहों के खतरे के बावजूद अपने मवेशियों के साथ सदियों से इन जंगलों में रहते हैं। ये मालधारी पूरी तरह अपने पशुधन पर निर्भर हैं और दूध घी बेचकर गुजारा करते हैं। अपने जानवरों को बचाने के लिए ये सब कांटे वाले बाड़ बना रखी है और ये लकड़ी की बाड़ बना रखी है। ये घर अफ्रीका के जंगलों में बने घरों से मिलते जुलते हैं।
गिर अभयारण्य में 70 से अधिक छोटे छोटे नेस हैं, जिनमें 2,500-3 हजार मालधारी रहते हैं। ना ये जो सावज है, सावज मालधारी को जब देखता है तो उसको मारेगा? नहीं मारे नहीं। नहीं, हमारा ना मारे, हमारे ने हो से हमारे के दुश्मन है नहीं। हावत से यहाँ में से, हमें से यहाँ हावत से। तो आपकी भैंसों को मारता ही अभी भी? વધ્યા ઈ વિના વધે નહીં ને, અમારું જે જાનવર છે ઈ જ ખાવાનું છે। सावज मारता भैंस को तो फॉरेस्ट वाला आपको पैसे दे देता है, कीमत गवर्नमेंट बोलते हैं कि मालधारी को जंगल से बाहर निकालेंगे तो सावज को फायदा होएगा। तो क्या फायदा होगा? फायदो हो, हमारा बाप दादा हावत भेरा उत्पन्न थયેલ છે। हमारा बाप दादा ना इना जलम हावत भेरा છે। सावत ने कई नुकसान नहीं। हावत ने बोलाવીએ અમે બહાર નીકળી જાશું તો હાવત જે બહાર નીકળી જશે। આ કાં દી આ નેસની અંદર આજુબાજુ કે હાવત ના ચડે તમને, પછી અમે બહાર પાણી કાઢી હાવત પીએ। અમે શેતાળણ હાવત જાય છે, અમે આજ ભાગ્યા લે અમાર ભેરા આ હું ખાઈ। मालधारी ऊंट भी पालते हैं ताकि उन्हें अपना सामान लाने ले जाने में आसानी हो। ऊंटों को इस खुश्क इलाके में रहने में कोई दिक्कत नहीं होती। वे नेस के आसपास चरा करते हैं। आखिर सिंहों ने ऊंट की गर्दन दबोचकर उसे मार ही डाला। अब 8 सिंहों का ये समूह कई दिनों तक अपना पेट भर सकता था और उसे नया शिकार करने की जरूरत नहीं थी। इधर तो सिंहों की दावत चल रही है और उधर तमाम खतरों से बेखबर लंगूर के बच्चे खेल मस्ती कर रहे हैं और मोर भी अपने पंख फैलाए मोरनी को लुभाने की कोशिश में है। अब तक हमें कोई भी नर दिखाई नहीं दिया था। हम उसकी तलाश में भटक रहे थे। गर्मियों में सागौन के जंगल में सिंहों के लिए घात लगाना मुश्किल होता है, क्योंकि सिंहों के चलने से सूखी पत्तियां चरचराने लगती हैं और जानवर चौकन्ने हो जाते हैं। आगे बढ़ते ही हमें मोर के बिखरे हुए पंख और अधखाई टांग दिखाई दी। ये देखो सब पंख पड़े हुए, ये उसकी एक टांग पड़ी हुई, ये स्टमक इंटेस्टाइन्स पड़ी हुई हैं। हमने इधर उधर निगाह डाली। ऊपर इमली के पेड़ की डालों के बीच मोर का बाकी शरीर लटका हुआ था। हमें लगा कि ये काम जरूर किसी तेंदुए का है और वो इसे खाने वापस आएगा। इसी उम्मीद में हमने बरगद की आड़ में हाइट लगाई।
राजेश कैमरों के साथ उसमें छुप कर बैठ गया। तेंदुआ फुर्तीला होने के साथ ही काफी सतर्क भी रहता है। इधर राजेश कैमरे के पीछे से तेंदुए को देख रहा था तो उधर तेंदुए की निगाह राजेश के कैमरे के लेंस पर थी। इसके बावजूद वो इत्मीनान से अपने शिकार को खाता रहा। हाल के वर्षों में गिर वन में तेंदुओं की संख्या काफी बढ़ी है। अफ्रीकी तेंदुओं की तरह ये भी अपने शिकार को पेड़ों के ऊपर ले जाते हैं ताकि सिंह उनके शिकार को छीन न सकें। कैसा है एरिया आपका? आपको तो अच्छी शॉट मिल गए होंगे अब तो। बहुत बढ़िया। हाँ, लेपर्ड आए तो सही, लेकिन काफी देर में आए। हमारे लिए तो आज का दिन अच्छा रहा कि हमें एक दुर्लभ दृश्य फिल्माने का मौका मिला, मगर मोरों के लिए शायद आज का दिन काफी दुर्भाग्यशाली था। और तो और इस बाज क्रेस्टेड हॉक ईगल ने भी एक मोर को अपना निशाना बना लिया, लेकिन उसके लिए मोर के भारी शरीर को उठाकर ले जाना संभव नहीं था। उसने जल्दी जल्दी उसके पंख नोचने शुरू किए। उसे डर था कि कोई दूसरा जानवर आकर उसके शिकार को छीन न ले। हमें जिन बबर शेरों की तलाश थी उन्हें हमारे फॉरेस्ट गाइडों ने आखिरकार ढूंढ ही लिया। उसने हमें काफी करीब तक आने दिया। बबर शेर गर्मी में बुरी तरह हाँफ रहा था। घने अयालों से घिरा रौबदार चेहरा, गठीला बदन और तेज चमकती आंखें। आप कितने सालों से इस लाइन को फॉलो कर रहे हैं? कम से कम ये 5 साल का था ना, अभी 12-13 साल का हो गया इसकी उम्र। अच्छा। तो कम से कम 7-8 साल हो गया। क्या मस्ती में बैठा है? किसी चीज़ की चिंता नहीं है। चिंता किस बात की है? जंगल का राजा। भारत का पहला राष्ट्रीय पशु भी सिंह था और आज भी सरकारी कामकाज पर उसी की मोहर होती है। ये जो पूंछ हिलाता रहता है, मच्छर मक्खियां जो काटती हैं उनको उड़ाने के लिए। क्यों? दूसरा कारण ये है कि उसको अच्छा नहीं लगता। अच्छा। गुस्से में आने का तैयारी होती है। पूंछ हिलाने से ऐसा भी होता है। अच्छा, ये सिग्नल दे देता है कि तैयार हो जाओ। नहीं, ये तुम नहीं मानोगे, फिर आवाज करेगा गुर्र। अफ्रीकी सिंहों के मुकाबले गिर के सिंहों का कद और आकार छोटा होता है। इनकी कूहनी और पूंछ पर गुच्छेदार बाल होते हैं और पेट के नीचे मांस की पतली झालर सी लटकी रहती है। गिर वन में सबसे ज्यादा संख्या चीतलों की है। सिंह अधिकतर इन्हें ही अपना शिकार बनाते हैं। युवा सिंहों की इस जोड़ी ने एक नर चीतल को मार गिराया, लेकिन चीतल जैसे छोटे जानवर से इन दोनों की भूख मिटने वाली नहीं थी।
सिंघनी 3 साल की उम्र में मां बनने लायक हो जाती है और करीब 3 महीने तक बच्चों को अपने गर्भ में पालती है। ये आम तौर पर 2 या 3 बच्चों को जन्म देती है। हर मां की तरह वो भी अपने बच्चों का काफी ख्याल रखती है। कभी-कभी 2 या 3 सिंघनियां अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए समूह बना लेती हैं। इसे प्राइड कहते हैं। इस प्राइड में 10 बच्चे हैं जो 3 सिंघनियों के हैं। बच्चों के कद से उनकी उम्र का फर्क मालूम हो जाता है। ये बिना भेदभाव के एक दूसरे के बच्चों को दूध पिलाती हैं और मिलजुल कर शिकार करती हैं। बावजूद इसके वे शायद ही अपने सभी बच्चों को बड़ा कर पाएं। गिर के सिंघों में आपसी प्रजनन का खतरा बढ़ता जा रहा है और कोई भी महामारी उनका सफाया कर सकती है। जंगल दिन ब दिन कम होने के कारण मालधारी और सिंह दोनों ही अपने अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। राजनीतिक समर्थन और मालधारियों के सहयोग के बिना गिर की इस शान को बचाए रखना मुश्किल होगा।